अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास वेक्टर एटम मॉडल के बारे में है। इससे पहले हमने बोहर थ्योरी को लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। तो उसी में फिर हमने 2 मॉडिफिकेशंस की जो समरफील्ड थ्योरी के तौर पे देखी गई। अब फर्दर मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। तो वो जो है मॉडल अब हमारे पास वेक्टर एटम मॉडल के तौर पे जाना जाता है। तो पहले तो देखते हैं ना कि ड्रॉबैक्स कैसे-कैसे चल रहे हैं। तो मेन टॉपिक अब आपको पता है। तो पहले तो बोहर थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी? अब हमने देखा कि जब आपने लाइन स्पेक्ट्रा या सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा को स्टडी करना था, तो वो उसने एक्सप्लेन किया। मगर वहां पे जब हमने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखा तो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस का जो स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन एटम के अंदर ही, उसके बारे में नहीं बता सकी वो चीज। यानी वो थ्योरी नहीं समझा सकी कि ये जो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं जो क्लोज पैक में थी। फिर आपके पास ये भी नहीं बताया जा सका कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन थी न्यूक्लियस के अंदर, बोहर थ्योरी उसके बारे में कुछ नहीं बताती थी। फिर जो समरफील्ड की थ्योरी है, समरफील्ड ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो फाइन स्ट्रक्चर था स्पेक्ट्रल लाइंस का, मगर उसने उसकी वजह तो बता दी, मगर उनकी सही तादाद जो है उसको वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और कर सकी जो मॉडल थ्योरी थी। फिर उसके बाद ये थ्योरी आपके पास उन इंटेंसिटी जो रिलेटिव इंटेंसिटी एक दूसरे के लिहाज से उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जो कम्प्लेक्स आपके पास अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम वगैरह, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी उनको भी समझाने के लिए समरफील्ड के पास कुछ नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास साथ-साथ जो नए कुछ कांसेप्ट आ रहे थे, नई डिस्कवरीज हो रही थी जिसमें ज़ीमान इफेक्ट था, स्टार्क इफेक्ट था, उनको भी ये थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। तो फिर हमें आपके इस अब ये दो वन लाइनर मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में आपकी स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट होती हैं, जो कि एक ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के तौर पे जाना जाता है। तो थ्योरी उनको नहीं समझा सकी, ये बोहर वाली भी और समरफील्ड वाली भी। तो जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा है उनके जो रिलेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, उनको भी समझाने के लिए फिर हमें नया मॉडल लाना पड़ा जो वेक्टर मॉडल था। ठीक है? अब इसमें 2 की फैक्टर जो इंट्रोड्यूस किए गए, थ्योरी वही चलती आ रही है, यानी मॉडिफिकेशन चल रही है अब उसके अंदर। पहला है कांसेप्ट ऑफ स्पेशल क्वांटाइजेशन, दूसरा है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। अब आपके पास स्पेशल क्वांटाइजेशन में क्या है, बोर ने तो ये कहा ना कि भाई ऑर्बिट की क्वांटाइज, उनका रेडियस क्वांटाइज होगा, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। तो अब कह लो कि साइज और फॉर्म यानी उसकी क्वांटाइज होगी, बोर की थ्योरी ये कह रही थी। अब ये जो क्वांटम थ्योरी है फर्दर, जिसे आप वेक्टर एटम मॉडल कह रहे हो, इसमें जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट है वो भी क्वांटाइज्ड, यानी कि फर्दर एक स्टेप पे चला गया कि ओरिएंटेशन या डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होगी स्पेस में। तो ये जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट स्पेस में, इसको हमें कहते हैं कि फिक्स्ड रेफरेंस के गिर्द हमने उसे देखना होता है, यानी ओरिएंटेशन को। और ये जो रेफरेंस लाइन है हम इस तरीके से चुनते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो परमिटेड ओरिएंटेशन होगी जो डिटरमिन होगी सारे एक्सटर्नल फील्ड के लगने से, तो वो प्रोजेक्शन ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट होगी वो आपके पास, यानी पता चलेगा कि उन के जो आपके पास फील्ड की डायरेक्शन के वो भी क्वांटाइज्ड है। यानी सादा-सादा लफ्जों में बताऊं वन लाइनर करके कि आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, एक्सटर्नल फील्ड ज़ाहिर है उन पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अब उन्होंने ऑर्बिट तो करना है, तो अब वो हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी वो एक मखसूस जगह पे ही ऑर्बिट कर रहे होंगे, यानी कि उनकी ओरिएंटेशन भी एक परमिटेड एंगल पे कह लो या एक डायरेक्शन में ही हो रही होगी। उसके अलावा किसी दूसरे यानी हर जगह पे उनका ऑर्बिट का ओरिएंट होना मुमकिन नहीं होगा। सादा-सादा लफ्जों में वो एक मखसूस जगहों पे ही ओरिएंटेशन बनाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे हम ये चीज स्पेस क्वांटाइजेशन भी कहलाती है। तो ये आपके फर्दर हम इससे स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट भी इसी चीज को समझाने में आता है, उसी से यानी मदद मिलती है कि वाकई ऐसा ही होता है। और ज़ीमान इफेक्ट जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे उसमें भी हमारे पास यही टूल यहाँ पे ये हमारी उसमें मदद करेगा। अब जो दूसरी चीज थी वो थी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। अब हाइपोथेसिस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस के गिर्द और वो न्यूक्लियस के गिर्द भी मूव करता है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, यानी ये हमारी जो पिछली ओल्डर थ्योरीज के से जो बात चलती आ रही है। मगर क्वांटम थ्योरी में जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए और वहां पे एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहेंगे, एस से बात करेंगे। तो हमने इससे पहले ऑर्बिटल की क्वांटाइजेशन तो पढ़ी थी, अब स्पिन मोशन भी क्वांटाइज्ड है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी।
ठीक है, जो कि अब आपके पास स्पेस क्वांटाइजेशन या स्पेशल क्वांटाइजेशन का आइडिया बेसिकली बनता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर चीजें इनको क्वांटाइज्ड होना चाहिए। तो ये जो आपने दो बातें पढ़ी, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन और स्पेशल क्वांटाइजेशन, ये बुनियादी तौर पे वेक्टर एटम मॉडल्स का बेस कहलाती हैं, बेस पॉइंट्स कहलाते हैं, जहां पे हम वेक्टर लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक होगी बात। अब जनाब इससे फाइनल क्या हुआ कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का होगा वो सिर्फ ऑर्बिटल नहीं होगा, बल्कि वो सम होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। इसी तरीके से आप कह सकते हैं जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा एटम का, वो भी सम होगा ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का। अब कल इसी से जुड़े हुए हम देखेंगे क्वांटम नंबर जो एसोसिएट होंगे अब किसके साथ, एटम के साथ। तो अब उसमें वेक्टर एटम मॉडल को देखते हुए हम उनको डिफाइन करेंगे, उनके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर अब हमारी डिस्कशन में आएंगे, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।